गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 10th मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, कन्वर्सेशंस विद ईरान टू कंटिन्यू, जयशंकर। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देते हुए बताया कि 28 फरवरी को यूएस और इजराइल अटैक के बाद इंडिया ने ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनी की मौत हो गई थी। लेकिन रीजन में जो वॉर चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया को ईरानियन लीडरशिप से कांटेक्ट कर इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मुश्किल हुई। जयशंकर ने बताया कि उनकी बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से 28 फरवरी को और 5 मार्च को हुई थी, और आगे भी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने पार्लियामेंट को ये भी इन्फॉर्म किया कि ईरान ने अटैक से पहले इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि रीजन में उनके जो 3 ईरानियन शिप्स को इंडियन पोर्ट्स पर डॉक करने की परमिशन दी जाए। इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके बाद ईरानियन नेवल शिप जो IRIS लावन है, उसको 4 मार्च को कोची पोर्ट पर डॉक हुआ वो, जहां अब उसे उसके जो क्रू बेसिकली इंडियन नेवल फैसिलिटीज में रखे गए हैं। तो जयशंकर ने कहा कि इस क्राइसिस के दौरान इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब तक लगभग 67,000 इंडियंस वापस लौट चुके हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पर कई सारी फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं ताकि लोगों को, इंडियंस को सेफली वापस लाया जा सके। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रीजन में एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो रहे हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड का खतरा बना हुआ है। तो जयशंकर ने कहा कि गवर्नमेंट इंडियन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एनर्जी सप्लाई और ट्रेड फ्लो को सिक्योर करने के लिए कमिटेड है। हालांकि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पर क्रिटिसिज्म किया। पार्टी का कहना है कि इंडिया ने बेसिकली जो IRIS देना शिप है, जो ईरानियन शिप इंडिया में एक्सरसाइज मिलन के लिए विशाखापट्टनम आया था, उसको टॉर्पिडो से जो यूएस ने अटैक किया, उसके बाद इंडिया ने कोई भी उस पर कंडेमनेशन नहीं की। और उनके मुताबिक गवर्नमेंट को इस क्राइसिस के जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उस पर भी क्लियर स्ट्रेटजी बतानी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकसभा में जो है बेसिकली बजट सेशन रिज्यूम होने के बाद मंडे को स्पीकर ओम बिरला को रिमूव करने वाला रेजोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं हो पाया, क्योंकि ऑपोजिशन ने यहाँ पर वेस्ट एशिया जो क्राइसिस चल रहा है उस पर फुल डिस्कशन की डिमांड की। ऑपोजिशन का कहना है कि वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर का इम्पैक्ट लगभग 1 करोड़ इंडियंस पर पड़ सकता है जो उस रीजन में काम करते हैं। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, असम गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम डेली वेजेस ऑफ टी वर्कर्स बाई 30 रुपीज अहेड ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पर असम ने टी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए मिनिमम 30 रुपए का एंट्रीम इंक्रीज अनाउंस किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत जो ब्रह्मपुत्रा वैली के टी वर्कर्स हैं, उनका वेज 250 से बढ़कर 280 रुपये पर डे, और बराक वैली में काम करने वालों का 228 से बढ़कर 258 पर डे कर दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, राजस्थान हाउस पासिस बिल टू डू अवे विद 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर पंचायत पोल्स। तो राजस्थान असेंबली ने यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026 पास करके पंचायती राज जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 2 चाइल्ड नॉर्म्स की जो पॉलिसी थी पहले से, कि पहले क्या था, जो कैंडिडेट्स 2 से ज़्यादा बच्चे करते थे उनके पंचायत और जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते थे। और ये रूल 1995 की गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अब इसको खत्म कर दिया गया है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, कर्नाटका गवर्नमेंट में ज्वाइन केस अगेंस्ट केरला बिल। यहाँ पर क्या है कि केरला के एक बिल में प्रोविजन है कि मलयालम को बेसिकली जो केरला की लैंग्वेज है उसको क्लास 10th तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंपलसरी फर्स्ट लैंग्वेज बनाया जाएगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और कहा है कि ये आर्टिकल 350A और 350B के तहत लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उसको वायलेट करता है। कर्नाटका का कहना है कि इस बिल से कसारगौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, कसारगौड़ में रहने वाले जो कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं उनके माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। तो आर्टिकल 350A क्या बोलता है, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को प्राइमरी लेवल पर उनकी जो मदर टंग में एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और आर्टिकल 350B क्या बोलता है कि इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, जिससे जो कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहा जाता है, इस ऑफिसर का काम होता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, 192 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड इन साइलेंट वैली। तो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, इसमें बेसिकली 6 से 8 मार्च के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें 192 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई, जो रीजन की बेसिकली रिच एवियन डाइवर्सिटी को दिखाता है।
तो इस सर्वे में कुछ रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि एशियन हाउस मार्टिन और वेस्टर्न हाउस मार्टिन भी रिकॉर्ड किए गए। बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के 20 एंडेमिक बर्ड्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कि नीलगिरी लाफिंग थ्रश, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, व्हाइट बेलीड ट्रेपी, नीलगिरी पिपेट, व्हाइट बेलीड ब्लू फ्लाई कैचर, नीलगिरी शोला कीली, ये सब रिकॉर्ड हुई हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इफ भारतीय न्याय संहिता डिस्टिंग्विशेस बिटवीन थ्रोइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एसिड राइट्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट मस्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भारतीय न्याय संहिता एसिड अटैक्स के केसेस में एसिड थ्रो करना और एसिड एडमिनिस्टर करना, यानी कि एसिड जिसमें पिला देते हैं विक्टिम को, उसके बीच डिफरेंस करता है ये, तो फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में भी इस डिस्टिंक्शन को इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो पिटीशन में डिमांड किया गया है कि जिन विक्टिम्स को ज़बरदस्ती एसिड पिलाया गया है और जिनके अटैकर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं, उन्हें भी जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंडर प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। और बेंच ने कहा कि कानून को सिर्फ एग्जिस्टिंग क्राइम्स ही नहीं बल्कि फ्यूचर में हो सकने वाले जो ऑफेंसेज हैं उनको भी ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, ताकि क्रिमिनल्स किसी लीगल लूपहोल का फ़ायदा ना उठा सकें। और यहाँ पर जो सेक्शन 124 है भारतीय न्याय संहिता का, वो एसिड अटैक्स को डिफाइन करता है। इसमें एसिड थ्रो करना या फिर एसिड एडमिनिस्टर करना यानी पिलाना, दोनों को क्राइम माना गया है अगर उससे परमानेंट डैमेज, डिफॉर्मिटी या ग्रीवियस हर्ट हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज चीता पॉपुलेशन विद हिट्स 53 विद न्यू लिटर एट कुनो। तो यहाँ पर इंडिया में जो प्रोजेक्ट चीता के अंडर चीता की पॉपुलेशन 50 से ज़्यादा हो गई है, और एमपी का कुन्नो नेशनल पार्क ने यहाँ पर नामीबियन चीता जिसका नाम ज्वाला है, उसने 5 कब्स को जन्म दिया है, जिससे जो टोटल संख्या है वो 53 हो गई। तो इसके बाद इंडिया में जो पैदा हुए कब्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द ईरान वॉर इंटेंसिफाइज इंडियाज स्ट्रेटेजिक चैलेंज। तो ये आर्टिकल बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि यूएस और इजराइल जो मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिलिट्री थ्रेट को ख़त्म करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है ईरान की जो आइडियोलॉजी है और उसकी जो करंट गवर्नमेंट को चेंज करना। ऑथर के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ऑफिशियली बोलते हैं कि वॉर का एम है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल या इजराइल पर जो होने वाले अटैक्स हैं उनको रोकना है, लेकिन रियलिटी में उनका मेन टारगेट ईरान की वो आइडियोलॉजी है जो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी फैलाती है। तो ईरान पर एक्यूज़ किया जाता है कि वो रीजन में यहाँ पर प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल और उसके अलाइज के खिलाफ काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बोलते हैं कि लेबनान है, वहाँ पर हिजबुल्लाह, यमन में हौथीज़ और इराक में यहाँ पर शिया मिलिटेंट्स को ईरान का सपोर्ट मिलता है। और ये ग्रुप्स कई जगह स्टेट बन गए हैं ऑलरेडी और रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बेसिकली इजराइल पे अटैक किया, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा भड़क गई वहाँ पर, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज पर हैवी रिटेलिएशन किया और ईरान की इसी पॉलिसी से जो है गल्फ कंट्रीज भी परेशान रहे। इसीलिए अमेरिका के प्रेशर में कई जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करके इजराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आ सके। आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर जून 2025 में यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी डैमेज कर दिया था। अगर उसके बाद भी अटैक्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से बड़ा है, यानी ईरान की गवर्नमेंट को वीकन करना और रेजीम चेंज करना। और इसीलिए ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए जा रहे हैं ताकि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो और लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन हिस्ट्री दिखाती है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक्स से रेजीम जो है चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और यूएस इजराइल ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी प्रिपेयर हो चुका है। ईरान ने अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर दिया है और वार्निंग दी है कि वो वॉर को रीजनल लेवल पर स्प्रेड कर सकता है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को टारगेट करना, जो कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। तो अमेरिका और इसराइल के गोल्स में डिफरेंस है यहाँ पर। इसराइल बेसिकली मिलिट्री कैंपेन को एग्रेसिवली कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर लॉन्ग वॉर से बचना चाहता है क्योंकि इससे ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर प्रेशर जो है बढ़ सकता है। तो इस वॉर का जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर यूएस जो है वेस्ट एशिया में ज़्यादा फंस जाता है तो चाइना और रशिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है।
रशिया को हाई ऑयल प्राइसेस से बेनिफिट होगा इससे, और चाइना बेसिकली ताइवान इशू पर स्ट्रांग पोजीशन ले सकता है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया का बेसिकली ईरान, इजराइल और गल्फ कंट्रीज सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन रीजन में पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। इसीलिए इंडिया को यहाँ पर फ्यूचर में ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रोएक्टिव रीजनल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वरना उसका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द लेसन इज नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। तो ये आर्टिकल बेसिकली यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है उसके दूसरे हफ्ते की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने यहाँ पर गल्फ रीजन की सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे चैलेंज कर दिया है। तो 28 फरवरी को बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक से स्टार्ट की, ये कहकर कि ईरान उनके लिए एग्जिस्टेंशियल और एमिनेंट थ्रेट है। दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर मिलिट्रीज हैं दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती हैं, दोनों कंट्रीज की, यूएस और इसराइल की। इसीलिए एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान जल्दी डिफीट हो जाएगा, लेकिन ईरान ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया और ऐसे टारगेट्स पर अटैक किया जो पहले सेफ या अनटचेबल माने जाते थे। तो ईरान ने यहाँ पर गल्फ रीजन में मौजूद जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं और एसेट्स को टारगेट किया, और ये बेसिस सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ओमान में लोकेटेड है। और साथ ही ईरान ने यहाँ पर ऑयल डिपोज, ऑयल फील्ड्स, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी स्ट्राइक किए हैं। सबसे बड़ा स्टेप था यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, जो थ्रेट है, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। तो इससे पूरे रीजन में यहाँ पर पैनिक फैल गया और एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा रिस्क हो गया। तो इस सिचुएशन के बाद एक बड़ा सवाल के बाद खड़ा हो गया कि क्या अमेरिका जो है वाकई गल्फ कंट्रीज की को सिक्योरिटी गारंटीज दे सकता है। कई लोग अब इस पर डाउट कर रहे हैं कि क्योंकि यूएस के प्रोमिसेस के बावजूद ईरान अटैक्स को नहीं रोक पाया वो, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद गल्फ मोनार्कीज को ईरान से थ्रेट महसूस हुआ, और तब अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि वो गल्फ रीजन की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करेगा। 1980s में यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनाउंस किया था कि अगर कोई भी कंट्री पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका मिलिट्री फोर्स यूज़ करेगा। तो बाद में भी और भी इनिशिएटिव्स हुए, जैसे कि 2017 का यहाँ पर रियाद समिट है, जहाँ अरब, नाटो या फिर मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की बात हुई, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और आज के वॉर ने दिखाया है कि यूएस जो है सिक्योरिटी गारंटीज उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी समझी जाती थी। तो आर्टिकल इंडिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताता है कि इंडिया पहले डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन 1999 कारगिल वॉर ने इंपोर्ट डिपेंडेंस की वीकनेस एक्सपोज कर दी, और इसी वजह से सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया। 2014 के बाद आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में स्ट्रांग हुआ, और जिसमें कि तेजस फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी सिस्टम जैसे इंडिजिनस वेपन्स डेवलप किए गए। आर्टिकल का मेन कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी पर डिपेंड करके इंश्योर नहीं की जा सकती। गल्फ कंट्रीज ने अब अमेरिका पर जो है कम डिपेंड करने और नए सिक्योरिटी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पर सोच रही हैं। और अगर यूएस बेसिस फ्यूचर में यहाँ पर गल्फ से हट गए तो वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डिटेक्टिंग वायलेशन ऑफ रूल्स इन टाइम्स इज बेटर देन स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। तो ये आर्टिकल आंध्र प्रदेश का जो राजा महेंद्र वर्मन में हुआ मिल्क पॉइजनिंग इंसिडेंट है उस पर फोकस करता है, और फूड सेफ्टी सिस्टम की सीरियस फेलियर्स को हाईलाइट करता है। तो इस इंसिडेंट में यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल से यहाँ पर कंटेमिनेटेड मिल्क पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल बेसिकली एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि कूलेंट में यूज होता है और बहुत टॉक्सिक होता है। पुलिस ने केस में यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 103 है मर्डर, और सेक्शन जो 105 है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके तहत केसेस को रजिस्टर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर मिल्क वेंडर को पहले ही बिटर टेस्ट की कंप्लेंट्स मिली थी, फिर भी उसने मिल्क सप्लाई कंटिन्यू रखी। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल आर्टिकल कहता है कि स्टेट का यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये सेफ्टी में ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। इंडिया में यहाँ पर मिल्क डेली डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ेंगे तो लोग लोकल अनब्रांडेड मिल्क पर ट्रस्ट खो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों को होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म और जो किडनी कैपेसिटी है कम होती है।
ऐसे इंसिडेंट से लोग रेगुलेटेड जो कोऑपरेटिव ब्रांड्स हैं जैसे कि अमूल हो गया या फिर विजया हो गया उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि सेफर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में मिल्क का एक बड़ा हिस्सा स्मॉल लोकल वेंडर्स के थ्रू सप्लाई होता है। अगर उन पर स्ट्रिक्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे तो कुछ वेंडर्स मार्केट छोड़ सकते हैं और ज़्यादा इनफॉर्मल सिस्टम में चले जाएंगे, जिससे मॉनिटरिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ पनिशमेंट से प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। इनफॉर्मल डेयरी सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज मॉनिटरिंग और हाइजीन इंस्पेक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड टेस्टिंग किट्स और कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि एक डेयरी 11 साल तक बिना सेफ्टी लाइसेंस के ऑपरेट करती रही, जो लोकल अथॉरिटीज़ और एफएसएसएआई के फेलियर्स को दिखाता है। और आर्टिकल कंक्लूड करता है कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट और रेगुलर इंस्पेक्शन ही जो है फूड सेफ्टी का रियल सॉल्यूशन है, ना कि सिर्फ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाना। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई एल्गोरिथमिक सोवर्निटी शुड बी इंडियाज टॉप प्रायोरिटी। तो ये आर्टिकल बेसिकली जो आईआरआईएस देना इंसिडेंट हुआ, जो श्रीलंका के कोस्ट के पास जो ईरान शिप को मारा यूएस के सबमरीन ने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस के थ्रू एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू को एक्सप्लेन करता है कि जब एक यूएस सबमरीन ने ईरानियन वॉरशिप आईआरएस आईआरआईएस देना को श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सिंक कर दिया, मार कर डुबा दिया, तब ऑथर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से पूछा कि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लीगल था या नहीं था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तुरंत जवाब दिया कि ये इल्लीगल नहीं था। लेकिन जब ऑथर ने चैलेंज किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एडमिट किया कि उसका जवाब मेनली वेस्टर्न लीगल व्यूज और वेस्टर्न नेवल डॉक्ट्रिन पर बेस्ड था। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, आर्टिकल 58 को लेकर दुनिया में दो अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कहते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में फॉरेन मिलिट्रीज़ को इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज और कॉम्बैट ऑपरेशन तक करने की फ्रीडम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया और ग्लोबल साउथ कि कई कंट्रीज जैसे चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज का मानना है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए कोस्टल स्टेट की परमिशन ज़रूरी होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक और इम्पोर्टेंट इशू भी इग्नोर कर दिया कि यहाँ पर सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अटैक के बाद शिप रेक्ड सेलर्स को रेस्क्यू करना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस सबमरीन तुरंत वहाँ से चली गई और रेस्क्यू यहाँ पर श्रीलंका की नेवी ने किया। और इस इंसिडेंट में यहाँ पर 87 सेलर्स की डेथ हो गई और 32 यहाँ पर बचाए गए। तो ऑथर का मेन आर्गुमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यूट्रल नहीं होता। ये उस डेटा पर ट्रेन होता है जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न सोर्सेस से आता है। इसीलिए उसके आंसर्स भी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को डिफ़ॉल्ट ट्रुथ बना देते हैं। और इससे जो इंटरनेशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन भी पावरफुल कंट्रीज़ के फ़ेवर में शिफ्ट हो सकती है। तो आर्टिकल इंडिया के लिए एक वार्निंग भी देता है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इकोसिस्टम है, वो अब यूएस और चाइना के बीच डोमिनेट हो रहा है। और अगर इंडिया सिर्फ फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर डिपेंड करेगा तो फ्यूचर में यहाँ पर डिजिटल कोलोनियलिज्म का रिस्क हो सकता है। इसीलिए इंडिया को अपना सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक डेवलप करना चाहिए, जिसमें कि अपने मॉडल्स, अपने डेटा सेट्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि फ्यूचर में नॉलेज और जो पॉलिसी डिसीजंस पर इंडिया का कंट्रोल बना रहे। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज़ द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली हैदराबाद में जो मूसी रिवर है उसको डेवलप करने का गवर्नमेंट प्लान और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता है। मूसी रिवर बेसिकली हैदराबाद के से 55 किलोमीटर तक सिटी के बीच फ्लो करती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये यहाँ पर सीवेज चैनल जो गंदा नाला है उस जैसी लगती है, क्योंकि सिटी का अनट्रीटेड वेस्ट सीवेज इसी में गिरता है। तेलंगाना गवर्नमेंट का प्लान है कि मूसी को यहाँ पर पेरिनियल रिवर बनाया जाए, जिसमें कि साल भर पानी बहे और उसके किनारे पार्क्स, वॉकिंग एरियाज, शॉपिंग जोन्स और टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप किए जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली गोदावरी रिवर से पानी लाकर मूसी रिवर में छोड़ने का प्लान बना रही है। साथ ही सीवेज को क्लीन करने के लिए यहाँ पर न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग सालों से मूसी रिवर के किनारे स्लम्स में रहते हैं और प्रोजेक्ट के लिए उनको यहाँ पर हटाया जा सकता है, एविक्ट किया जा सकता है, और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग और एक्टिविस्ट मिलकर यहाँ पर मूसी जन आंदोलन चला रहे हैं।
उनका कहना है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन रेजिडेंट्स को बिना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के हटाना गलत है। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर लैंड एक्विजिशन नोटिसेस इशू किए और कुछ गेटेड कम्युनिटीज के हाउसेस भी उसमें आ गए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मूसी रिवर को यहाँ पर ब्यूटीफाई और डेवलप करना चाहती है, लेकिन इस प्रोसेस में लोकल रेजिडेंट्स के डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस इन अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटीज अप्रोच। तो ये आर्टिकल बेसिकली अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं समझा जाना चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेजेस में यहाँ पर कैपेबिलिटीज का मतलब स्किल्स या एबिलिटीज से होता है, लेकिन अमर्त्य सेन के हिसाब से कैपेबिलिटीज का मतलब है कि वो रियल फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए की एबिलिटी देती है। तो इनका कहना है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी या इनकम बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों की चॉइसेस और फ्रीडम को एक्सपैंड होना है। इस आइडिया को पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के साथ मिलकर उन्होंने प्रमोट किया, जिससे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। और सेन का अप्रोच यहाँ पर फिलोसफर मार्था नुसबॉम से थोड़ा अलग है। नुसबॉम क्या करते थे कि एक फिक्स्ड लिस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज देना चाहती थी जो गवर्नमेंट गारंटी करे, लेकिन सेन का मानना था कि हर सोसाइटी को खुद डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिकल कहता है कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इस थ्योरी को पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एजुकेशन सिस्टम वीक हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम हो रही है और पॉलिटिक्स में पोस्ट ट्रुथ एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ रहा है, जहाँ फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो आजकल कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ स्किल्स और जॉब्स के लिए ट्रेनिंग तक लिमिट कर दिया गया है, लेकिन सेन के हिसाब से एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचने, समझने और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें मेन मैसेज यही है कि डेवलपमेंट का रियल गोल लोगों को एक्टिव एजेंट्स बनाना है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आरबीआई बाइज 50,000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर लिक्विडिटी। तो यहाँ पर आरबीआई ने बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का डिसीजन लिया है। ये 2 पार्ट्स में होगा, 50,000 करोड़ 9 मार्च और 50,000 करोड़ यहाँ पर 13 मार्च को। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसमें आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद या बेचकर मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और अभी आरबीआई बॉन्ड्स खरीद रहा है ताकि जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कैश अवेलेबिलिटी बढ़े और बैंक्स के पास लैंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा हो। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से मार्केट में पैसा टेम्परेली यहाँ मार्केट से निकल गया है। और आर्टिकल बताता है कि इंडियन रुपी यहाँ पर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लेवल पर लो पर पहुँच गया, 92.36 रुपीज़ पर डॉलर। और इसका मेन रीज़न है यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस का यहाँ पर 110 पर डॉलर पर बैरल से ऊपर चले जाना। तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने से यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट, इन्फ्लेशन और जीडीपी पर ग्रोथ पर प्रेशर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई का इंटरवेंशन रुपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स लॉज नीड टीथ टू डील विद बिग इवेडर सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल हुई पिटीशन के बारे में है। तो एक पिटिशनर ने यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज किया कि नए इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस, खासकर जो सर्च और सीजर है, उससे रिलेटेड पावर्स यहाँ पर सिटीजन की प्राइवेसी राइट्स को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स के अंडर अथॉरिटीज़ को जो सर्च करने का रीज़न है, वो भी डिस्क्लोज ना करने की परमिशन दी गई है कि उसको भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और अनडिस्क्लोज जो एसेट्स हैं उनकी डेफिनेशन को डिजिटल स्पेस तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स ऑफिशियल्स यहाँ पर जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और क्लाउड स्टोरेज या वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी सर्च कर सकते हैं। तो पिटिशनर के लॉयर जो है उन्होंने आर्ग्यू किया कि बिना रीज़न के डिस्क्लोज किया करना सर्च करना इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी आया था, उसको फंडामेंटल राइट माना था। तो उन्होंने कहा कि अगर रीज़न एडवांस में ना भी बताया जाए तो सिस्टम के अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे पता चल सके कि सर्च का वैलिड रीज़न था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि टैक्स लॉज को स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि उनका टारगेट टैक्स इवेडर्स और पावरफुल पीपल होते हैं। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन अवेलेबल है तो लॉ को तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान पिक्स मुज्तबा खामेनी एज न्यू लीडर।
तो यहाँ पर ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयतुल्ला मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया है। मुज्तबा बेसिकली फॉर्मर सुप्रीम लीडर जो पहले के थे अयतुल्ला अली खामेनी, जिनकी उनके बेटे हैं, जिनकी 28 फरवरी को यूएस इजराइल स्ट्राइक में डेथ हो गई थी। और यहाँ पर मुस्तफा खामनी ईरान के बेसिकली थर्ड सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरान में यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर ही सबसे पावरफुल पोजीशन होती है उसकी, जो स्टेट का हेड और आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। रशिया और चाइना ने उनकी अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया है, जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें लाइट वेट बताया। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान टारगेट्स एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन गल्फ एज ऑयल प्राइसेस सर्ज। तो यहाँ पर ईरान ने पर्शियन गल्फ रीजन में एनर्जी इंस्टॉलेशन पर नया टैक्स किए, जिसमें कि बहरीन के एक ऑयल फैसिलिटी हिट हुई, और इसके बाद ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर चला गया। और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ऑयल सप्लाई पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भी लॉन्च किए, जिन्हें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई ने इंटरसेप्ट कर दिया। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।